दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पर बेस्ड है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, कैसे मिलके बना होता है, कैसे काम करता है और इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एम्पलीफायर को समझने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि सपोज करो कोई आदमी है, उसको एक बड़ी मीटिंग को एड्रेस करना है। तो वो क्या करता है कि अगर वो ज़ोर-ज़ोर से बोलेगा तो क्या है कि उसकी आवाज़ दूर तक जाएगी, बट जो नज़दीक वाले हैं उनके कान फट जाएंगे। और अगर वो धीरे बोलता है तो नज़दीक वालों को तो सुनाई देगा, लेकिन दूर वाले को सुनाई नहीं देगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक एम्पलीफिकेशन सिस्टम बनाया है, एक एम्पलीफायर सिस्टम बनाया। उसमें क्या होता है कि आपकी साउंड को, आपकी वॉइस को एम्पलीफाई किया जाता है। तो इस वॉइस को डायरेक्टली एम्पलीफाई नहीं किया जाता। ऐसा कोई एम्पलीफायर नहीं बना है कि आपने बोला और आपकी आवाज़ को डायरेक्टली पावरफुल बना दिया जाए। इसके लिए क्या करते हैं कि आपकी आवाज़ को सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और ये काम करता है माइक। माइक क्या करता है, आपकी वॉइस को करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है, पावरफुल बनाता है। और उसके बाद लाउड स्पीकर होता है। लाउड स्पीकर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उनको एकॉस्टिक सिग्नल यानी कि साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो एक पावरफुल साउंड सिग्नल हमें यहाँ मिल जाता है, जो कि एक बड़े एरिया को कवर कर सकता है। इस तरह से ये आदमी जो स्पीकर है, एक बड़ी मीटिंग को एड्रेस कर सकता है। अब हम मल्टी स्पीकर भी लगा सकते हैं, जगह जगह मतलब 2-3 स्पीकर भी लगा सकते हैं, सो दैट वी कैन कवर ए मोर एक्सटेंसिव वाइड कवरेज ऑफ पॉपुलेशन टू बी एड्रेस्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक है, वो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफायर के बाद फिर यहाँ पर लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करके, और दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एम्पलीफायर सिस्टम। एम्पलीफायर सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है एम्पलीफायर इटसेल्फ। इसके ऑक्सिलरी कंपोनेंट है, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पावर रिक्वायरमेंट होती है। उसका जो मेन पर जो हर्ट होता है वो है एम्पलीफायर इटसेल्फ। एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही आउटपुट होता है। पावरफुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट में निकलता है। एम्पलीफायर को काम करने के लिए उसको पावर दी जाती है पहले। ये देखो, यहाँ पर हमने पॉजिटिव और ये नेगेटिव सप्लाई दी है। एम्पलीफायर को जब देंगे तब ये एम्पलीफायर काम करेगा। ये एक प्रकार से बायसिंग का काम करता है ये पावर। अभी क्या होता है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से, माइक ने बनाए, लेकिन ये वीक सिग्नल है। वीक सिग्नल को इन एम्पलीफायर में देते हैं और एम्पलीफायर इसको एम्पलीफायर के पावरफुल सिग्नल बना देता है। अब इस पावरफुल सिग्नल को फिर हम वॉइस सिग्नल में लाउड स्पीकर द्वारा कन्वर्ट करके बड़ी मीटिंग को एड्रेस कर सकते हैं। तो एम्पलीफायर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस एम्पलीफायर सिस्टम। और एम्पलीफायर का जो मेन कंपोनेंट है वो तो होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल एक्टिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट एम्पलीफिकेशन का जो काम करता है वो ट्रांजिस्टर होता है। इसके अलावा इसके अंदर और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस, एम्पलीफायर के अंदर रेसिस्टेंस होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर के लिए बायसिंग का काम करते हैं। ट्रांजिस्टर को बायसिंग देनी होती है तो ये काम रेसिस्टेंस करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कैपेसिटर भी होते हैं, क्योंकि सिग्नल जो है एसी नेचर का होता है और पावर जो दी जाती है इसको वो डीसी नेचर का, तो आपस में दोनों मिक्स ना हो, इसीलिए वहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया जाता है। तो कैपेसिटर आइसोलेट द एसी एंड डीसी विद इन द एम्पलीफायर। सो सो द एम्पलीफायर सिस्टम का मेन कंपोनेंट है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मेन कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल वाला एक डिवाइस होता है, और उनका नाम होता है कलेक्टर, एमिटर और बेस। एमिटर, कलेक्टर और बेस, वो ओवर इज दैट। अब चूंकि इस ट्रांजिस्टर में इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा और आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, तो इस तरह से इसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट चाहिए होंगे, टर्मिनल चाहिए होते हैं। लेकिन इसमें तो 3 ही टर्मिनल है, इसीलिए हम एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं इनपुट आउटपुट में। जैसे यहाँ पर देखो, ये कॉमन बेस है। बेस टर्मिनल को हमने इनपुट में भी लिया, आउटपुट में लिया। यहाँ से इनपुट सिग्नल देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा, यहाँ पर आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलेगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर। इसी तरह से कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है, जिसमें एमिटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट में कॉमन है। इसी तरह से कॉमन कलेक्टर होता है, जिसमें कलेक्टर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट में कॉमन होता है। अब इस ट्रांजिस्टर जो डिवाइस है, इसको हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ट्रांजिस्टर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, हर एक पैटर्न की अलग अलग
खासियत होती है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि करंट गेन मतलब आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, कितना ये करंट को एम्पलीफाई करता है। वो कॉमन बेस में 1 से कम होता है, मतलब करंट को एम्पलीफाई नहीं करता है। कॉमन एमिटर में बहुत ज़्यादा होता है और कॉमन कलेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। वोल्टेज गेन, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज, इनपुट में कितना वोल्टेज था उसके कंपैरिजन में आउटपुट में कितना वोल्टेज, तो कॉमन बेस में 150 टाइम्स वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होता है। इनपुट वोल्टेज से 150 टाइम्स आउटपुट वोल्टेज होता है। कॉमन एमिटर 500 टाइम्स होता है और कॉमन कलेक्टर में नहीं होता है, वोल्टेज गेन नहीं होता है, 1 से कम होता है। इसी तरह से इनपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस में कम होता है, कॉमन एमिटर में भी कम होता है, कॉमन कलेक्टर में ज़्यादा होता है। और आउटपुट इम्पीडेंस इसका उल्टा होता है, कॉमन बेस में आउटपुट में ज़्यादा, कॉमन एमिटर में ज़्यादा और कॉमन कलेक्टर में लो होता है आउटपुट इम्पीडेंस। इस तरह से ये इनपुट और इम्पीडेंस का कॉम्बिनेशन होता है। फेज डिफरेंस, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। अगर कॉमन बेस एम्पलीफायर है तो उसमें 0 डिग्री होगा, मतलब व्हाट इज द फेज ऑफ द इनपुट इज आल्सो द फेज ऑफ द आउटपुट। इधर कॉमन एमिटर 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज होता है, इनपुट सिग्नल का एकदम उल्टा सिग्नल मिलेगा आउटपुट में, और कॉमन कलेक्टर में भी 0 डिग्री होगा। एप्लीकेशन, कॉमन बेस एम्पलीफायर को हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हमें हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन करना हो। कॉमन एमिटर को कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन करना हो, ऑडियो लेवल के सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो मतलब। और कॉमन कलेक्टर को कहाँ करेंगे यूज़, इम्पीडेंस मैचिंग में, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर सिस्टम, दोनों कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है। तो इस तरह से जब हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टेज लगाते हैं तो एक दूसरे, उन दोनों को मैचिंग करने के लिए बीच में कॉमन कलेक्टर कर देता है। इसमें गेन ज़्यादा नहीं होता है, बट इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। तो ये प्रकार से इम्पीडेंस मैचिंग का काम करता है। नाउ अभी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन करता कैसे है, उसका हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे दिया है। यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। देखो एमिटर टर्मिनल है, इनपुट में कॉमन हो गया, आउटपुट में भी कॉमन हो गया। सो यहाँ पर एक कॉमन एमिटर काउंटर, अब इससे हमने एम्पलीफिकेशन करवाना है तो इसको हमें पहले बायसिंग देनी पड़ेगी। बायसिंग देने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक मेथड है वोल्टेज डिवाइडर मेथड। तो यहाँ पर हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को वोल्टेज डिवाइडर मेथड से बायसिंग दिया है और इससे हम एम्पलीफिकेशन का काम करवा रहे हैं। ये हमने इसको पावर दे दी है, बायसिंग दे दी है इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, ट्रांजिस्टर इटसेल्फ, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर होता है। तो रेजिस्टेंस जो R1 और R2 है, ये क्या होते हैं, ये वोल्टेज इसमें ड्रॉप होती है और इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड करती है। जब ट्रांजिस्टर को बायसिंग मिलता है तभी ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है। RC, ये जो कलेक्टर लोड बोलते हैं इसको, कलेक्टर टर्मिनल पर जो रेजिस्टेंस लगा रहता है कलेक्टर लोड बोलता है। ये R एमीटर पर जो रेजिस्टेंस लगा रहता है उसको R रेजिस्टेंस बोलते हैं। C1 और C2 दो कपलिंग कैपेसिटर हैं। ये क्या करता है, इनपुट सिग्नल जब यहाँ से हम देते हैं तो ये बायसिंग को उसके अंदर मिक्स नहीं होने देता है, और यहाँ पर भी जो बायसिंग है उसको आउटपुट में नहीं जाने देता है, तो इसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर C1 और C2। C होता है, इसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। जब आउटपुट सिग्नल फ्लो होता है कलेक्टर से लेकर एमीटर के बीच में, तो इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इनपुट में चला जाता है। तो इनपुट से बचाने के लिए इसके लिए क्या करते हैं, कॉमन एमीटर, ये एमीटर में एक सी कैपेसिटर लगा दिया जाता है, बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं। वो सिग्नल को सीधा बाईपास कर देता है और इनपुट में नहीं जा पाता है। और एक RL है, लोड रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस जो करंट आएगा वो हमें आउटपुट में वोल्टेज के रूप में मिल जाता है। सो अभी क्या होता है कि इससे हम एम्पलीफिकेशन करना है तो इनपुट टर्मिनल बेस और एमीटर के बीच में हमें इनपुट सिग्नल देना पड़ेगा और कलेक्टर और एमीटर के बीच में हमको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। तो आउटपुट इनपुट सिग्नल क्या होता है, हमने वीक इनपुट सिग्नल, छोटा सा इनपुट सिग्नल दिया है, कपलिंग कैपेसिटर से होते हुए ट्रांजिस्टर के बेस में अप्लाई होता है। बेस करंट, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग में बेस करंट सबसे कम होता है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है कलेक्टर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें कलेक्टर करंट और एमीटर करंट ऑलमोस्ट लगभग बराबर होती है। तो कलेक्टर करंट जब इसमें छोटी सी बेस करंट फ्लो करवाई इसने और इस ट्रांजिस्टर की मदद से इसमें हाई कलेक्टर करंट फ्लो हो गई। जब इसमें कलेक्टर करंट फ्लो होता है तो कलेक्टर करंट का पाथ ये होता है, यहाँ से होते हुए इस तरह से होता है। लेकिन जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा होता है उसमें कलेक्टर करंट यहाँ से होते हुए इस तरह से जाता है। तो इस तरह से एक प्रकार से ये ट्रांजिस्टर उल्टा काम करता है। जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा होता है उस समय आउटपुट नहीं मिलता है, जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करता है उस समय आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो इस पर 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज मिलता है। तो आउटपुट कैसे मिलता है, मतलब कलेक्टर करंट यहाँ से होते हुए इस तरह से होते हुए इसमें चली जाती है लोड, और लोड के क्रॉस RL के क्रॉस समझे आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है हमको।
अभी क्या होता है कि इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो किस तरह से, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट में कौन सा करंट है, आई बी, तो आई बी इंटू आर इन, इनपुट का जो भी रेजिस्टेंस होता है आई बी इंटू आर, दिस इज इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट में कौन सा कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है, कलेक्टर करंट, तो आर सी इंटू आई सी इंटू आर ए सी, जो कलेक्टर जो ए सी रेजिस्टेंस है आउटपुट का, आउटपुट करंट यानी कि आई सी इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस आर ए सी बोलते हैं उसको। आर ए सी की वैल्यू होती है, क्योंकि करंट यहाँ से होते हुए इस तरह से फ्लो हो रही है और हम आउटपुट इसके और इसके बीच में ले रहे हैं, तो ये दोनों आर सी और आर एल एक प्रकार से ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का काम कर रहे हैं। तो टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस जो है आर सी और आर एल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि आर सी आर एल डिवाइडेड बाय आर सी प्लस आर एल होता है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा मिल गया, आर ए सी मिल गया, आर सी आर एल डिवाइडेड आर सी प्लस आर एल, और कलेक्टर करंट हमें यहाँ से मिल गया। तो वी गॉट द आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज तो वोल्टेज गेन, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू आई सी आर ए सी, इनपुट वोल्टेज आई बी इंटू आर इन, दो आई सी बाई आर बी, आई सी बाई आई बी, आई सी बाई आई बी इज कॉल्ड करंट गेन, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय आउटपुट इनपुट करंट। In common emitter configuration, it is defined in terms of beta. तो बीटा इज अ करंट गेन, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट, तो कलेक्टर करंट डिवाइडेड बेस करंट मतलब बीटा, तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू बीटा इनटू आर ए सी डिवाइडेड बाय आर इन, और आर ए सी हम यहाँ से निकालेंगे आर सी आर एल डिवाइडेड आर सी प्लस आर एल, और आर इन हमारा इनपुट का रेजिस्टेंस व्हाट एवर इज द इनपुट रेजिस्टेंस मेजर्ड। नाउ अभी बेस करंट कितना फ्लो होती है यहाँ पे, बेस करंट कितना फ्लो होगी, बेस करंट को फ्लो कराने के लिए ये रेजिस्टेंस जिम्मेदार है, और ये रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होती है यहाँ से होते हुए इस तरह से जो V2 की तरफ जो वोल्टेज होती है, तो बेस करंट इज इक्वल टू V2 माइनस VB, इसके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा डिवाइडेड बाय R, इसमें इस पोर्शन में रेजिस्टेंस R है, तो करंट कितना होगा, इनपुट वोल्टेज V2 माइनस VB, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस एमिटर जंक्शन डिवाइडेड बाय आर, दिस इज द इनपुट बेस करंट, और कलेक्टर करंट कितना होगा, कलेक्टर करंट का पाथ कुल मिला के इस तरह से होगा, तो कलेक्टर करंट इज इक्वल टू VCC माइनस VCE, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस और दिस इज ट्रांजिस्टर डिवाइडेड बाय आर सी प्लस आर, इस तरह से हम कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज डिवाइडर मेथड से हमने इसको एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया, हमने इनपुट में वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, हमें आउटपुट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला। और कभी कभी क्या होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल काफ़ी नहीं होता, हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाते हैं। एक स्टेज एम्पलीफिकेशन, यहाँ पे जो एम्पलीफाई होता है, जो भी कुछ भी एम्पलीफाई हुआ उसको फिर दूसरी स्टेज फिर तीसरी स्टेज में देते हैं और सिग्नल को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, उससे बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। इन जनरल एक एम्पलीफायर काफ़ी नहीं होता है, एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा एम्पलीफायर इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं, बट उनके में उसके कहते हैं हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को हम अगर अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।